होगा लेकिन उसका एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में बहुत ध्यान ना लगता हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको दोनों बच्चों को एक ही प्लेटफॉर्म पर ला करके एक जैसे तैयारी करने की जरूरत होगी, क्योंकि वो दोनों अपनी अपनी फील्ड में बहुत एक्सपर्ट हैं। उनको किसी भी तरीके से कम या ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होगी। ग्रामीण परिवेश में विशेष करके हमें इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि सभी बच्चे वहाँ पे एक समान हैं, वो एक तरीके के माहौल में रहते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम सब जानते हैं कि सभी लोग लौट करके वापस अपने घरों को पहुंच रहे हैं। यहाँ पर इस परिस्थिति के बाद जब अध्यापन कार्य शुरू होगा तो हम सबके सामने एक अलग तरीके का चैलेंज होगा, और वो चैलेंज होगा इन वापस आए हुए बच्चों को स्थानीय परिस्थितियों में किस तरीके से वो मोल्ड होते हैं, किस तरीके से वो उन परिस्थितियों में अपने आप को एडजस्ट करना सीखते हैं। ये सारी चीजें उन्हें अध्यापक को समझनी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अलग-अलग जगहों से आए हैं। शायद वो पहले लंबे समय तक गाँव में ना रहे हों, लेकिन अब वो वापस नहीं जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में यह बहुत ज़रूरी है कि एक शिक्षक इस बात को समझे और उस बच्चे को इन बाकी समूह के और बच्चों के साथ भी मिलना, पढ़ना सिखाए और उनको उस समूह का एक परमानेंट सदस्य बनाने की सोचे। क्योंकि हमारी शिक्षा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम गाँव से बच्चा तैयार करें और उसे शहर की तरफ भेज दें। हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि हम गाँव के बच्चों को गाँव की ज़रूरतों के विषय में बताएं, गाँव में उसकी आजीविका किस प्रकार से संभव है, हम इसके लिए उसे तैयार करें। तो शिक्षक का उत्तरदायित्व केवल अंग्रेजी का ABCD पढ़ा देने से नहीं होता, उसको लाइवलीहुड के लिए, उसकी आजीविका के लिए तैयार करना भी एक उद्देश्य है। और वो आजीविका कैसी होगी? जो उसको अपने आसपास के माहौल में ही मिले। तभी लोकल चीज़ों की इम्पोर्टेंस हमें उस बच्चे को बतानी होगी और तभी गाँव पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बन पाएंगे। तो एक शिक्षक के रूप में मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक है कि हमें पहले स्वयं जिस स्थान पर भी हम जॉब कर रहे हैं वहाँ की लोकल जितनी फैसिलिटीज हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, उनके बारे में पहले हम खुद जानें और फिर उनके बारे में हम बच्चों को बताएं कि बच्चे किस तरीके से उन स्थानों पर रह करके भी ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं बनिस्बत शहर की तरफ जाने का। मुझे लगता है इससे ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अपर्णा मैडम, और आपने बड़ा सारगर्भित तरीके से हम लोगों को इन चीज़ों को बताया। बेसिक शिक्षा के जो भी चीज़ें आपने बताई बड़ा अच्छा लगा, इसके लिए पुनः एक बार धन्यवाद कहूँगा। और मैं अब इनवाइट करूँगा डॉक्टर अवनीश यादव को, जो आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षक मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं लेखन से, तो मैं उनको इनवाइट करूंगा। अवनीश जी, आपका स्वागत जी। आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय आलोक जी। और मैं इस बात के लिए मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं अपने मित्र के बुलावे पर यहाँ पर हूँ। बाराबंकी में हूँ, वर्चुअली ही सही, लेकिन बाराबंकी के देवा ब्लॉक में हूँ अपने एक मित्र के बुलावे पर। और जैसा कि आप पूर्व में परिचय दे ही चुके हैं, मैं अपने सभी इस समय जो जुड़े हुए साथी हैं उनको बड़े स्नेह के साथ में और बड़ी विनम्रता के साथ में अवगत कराना चाहता हूं कि ये हमारे 97 वर्ष 1997 के मित्र हैं आलोक जी, और हम लोगों ने बेसिक शिक्षा में बहुत उस समय पे साथ में बहुत लंबे समय तक एक साथ रह करके काम किया था विभिन्न प्रोजेक्ट्स में, चाहे वो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम हो, चाहे सर्व शिक्षा अभियान हो या समग्र शिक्षा। अभी मैं अपने कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल के पद पे कार्यरत हूँ, राजकीय इंटर कॉलेज बरेली में, और आलोक जी अपने उसी तरह से वापस होकर के, उससे प्रोजेक्ट से वापस होकर के अपने खंड शिक्षा अधिकारी के दायित्व का बहुत ही कुशलता के साथ निर्वाह कर रहे हैं। उनके कार्य की ख्याति देश प्रदेश स्तर पर, उनके कार्य को बहुत ही एक जिम्मेदार अधिकारी के तौर पर उनकी छवि है, और हमेशा वो शिक्षक हित की और शिक्षा हित की बात करते रहते हैं। और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। किसी के लिए भी ये बहुत खुशी की बात होती है कि जब उससे जुड़ा कोई व्यक्ति, और अगर वो व्यक्ति मित्र हो, अगर वो यश के और
सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा होता है तो निश्चित तौर पर मित्र, जो भी मित्र हैं वो उससे अभिभूत हुए बिना नहीं रहते। और मैं प्रिय आलोक से हमेशा अभिभूत रहता हूँ कि वो इतने अच्छे तरीके से अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं। मैं साधुवाद पूरे अपनी टीम को, जो भी इस समय कमलेश जी हैं, अन्य हमारे साथी जो इस समय जुड़े हुए हैं, मैं इस बात के लिए उन्हें साधुवाद देना चाहूंगा कि इस वैश्विक महामारी के समय में, जबकि पूरी दुनिया स्तब्ध है और लोग इस कदर स्वार्थी हो गए हैं कि अपने जीवन के अलावा बाकी चीजों के बारे में सोचना बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने बंद कर दिया है, उनके सामने केवल अपने जीवन मरण का प्रश्न खड़ा हो गया है। ऐसे समय में आलोक जी और उनकी पूरी टीम, आप सारे साथी, ऊर्जावान साथी, इस एकदम से नए यानी कि वर्चुअल जगत में एक नए प्लेटफॉर्म पर, इन विषम परिस्थितियों में एक नए प्लेटफॉर्म पर सीखने सिखाने की निरंतरता के साथ में साझा करने के लिए एकजुट हैं और इस बात को स्थापित कर रहे हैं। जैसा कि शिक्षा के बारे में कहा गया है, परिभाषाएं तो बहुत सारी हैं शिक्षा को लेकर के, लेकिन कहा यह गया है कि शिक्षा अगर हमारे भीतर विभिन्न विषम परिस्थितियों के बीच भी सर्वश्रेष्ठ विकल्प को चयन करना और उसको लागू कर देने का हुनर पैदा नहीं कर पाती है तो हमारी शिक्षा का कोई मतलब या कोई औचित्य नहीं होता। इस दृष्टिकोण से मैं देखूं तो इस विषम परिस्थिति में आपने सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन किया है, आपने वर्चुअल तरीके से अपने सीखने सिखाने को निरंतरता दी है, गति दी है, इसके लिए आप लोग बहुत ही बधाई के पात्र हैं। और मैं कहता हूं कि आपने शिक्षा की परिभाषा को केवल सैद्धांतिक तौर पर रटा नहीं है, बल्कि उसे चरितार्थ करके दिखाया है। अब मैं साथियों अपने जो आज का विषय है उसकी तरफ आता हूं। जैसा कि मुझसे चर्चा हुई थी आलोक जी की कि हम ये जो 3 मॉड्यूल अभी डेवलप हुए हैं, आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह, अभी मुझसे पूर्व व्याख्याता मैम अपने तरीके से इनका जो अर्थ था वो अपने तरीके से उनका व्यक्त कर रही थी और अच्छे तरीके से उसको उन्होंने व्यक्त करने की कोशिश की। लेकिन अगर मैं इनके मंतव्य के पीछे आपको बताऊं और सीधे सीधे बताऊं तो हम 1, 2, 3 सिद्धांतों के साथ काम को अपने आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। सिद्धांत नंबर 1 कि बच्चा सीखने के लिए ही पैदा होता है। हर बच्चा सीखने की अपार क्षमताओं के साथ पैदा होता है। सीखना उसके स्वभाव में निहित होता है, इसलिए उसको सीखना ही होता है क्योंकि वो सीखने के लिए ही पैदा होता है। तो ये बात स्वतः कंडम हो जाती है कि ये बच्चे नहीं सीख रहे या वो बच्चे नहीं सीख रहे। दूसरी बात जो हम कहते हैं कि हर बच्चे में विशिष्टता होती है, हर बच्चा विशिष्ट होता है। तो जब हम इस सिद्धांत को लेकर के चलते हैं कि हर बच्चा विशिष्ट होता है, तो इस सिद्धांत में भी निहित है कि हर बच्चा अगर विशिष्ट है तो निश्चित तौर पर उसके सीखने के तरीकों में भी विशिष्टता होती है। हम एक ही तरीके से सारे बच्चों को सीखना सिखाने की क्रियाकलाप में संलग्न नहीं रख सकते क्योंकि हर बच्चा विशिष्ट है। तो इसलिए उनके सीखने सिखाने की जो चीजें हैं, सीखने सिखाने की जो प्रक्रियाएं हैं, उनमें भी विशिष्टता और विविधता होनी ही चाहिए। तीसरी बात, जैसा कि कहा, जब बच्चे के बारे में कहा गया कि हर बच्चा विशिष्ट होता है, तो ये भी बात उसके साथ में ही कि हर बच्चा वयस्क होता है, वयस्क से वो किसी प्रोफेशन में जाता है। तो जो हमारे शिक्षक साथी हैं, जो हमारे आदरणीय शिक्षक मित्र हैं, शिक्षिकाएं हैं, वो भी एक विशिष्ट बच्चे से इस प्रोफेशन तक, शिक्षा तक या शिक्षिका तक या शिक्षक तक पहुंचे हैं। तो निश्चित तौर से जाहिर सी बात है कि विशिष्टता उनमें भी है, वो अपने विशिष्टता के साथ में, अपने वैशिष्ट्य के साथ में बड़े हुए हैं और वो विशिष्टता उनके क्रियाकलापों में भी दिखाई देती है। इसलिए ये कदापि स्वीकारने वाली बात नहीं है कि सारे शिक्षक या शिक्षिकाएं एक तरह से काम करें या एक जैसे उस पर काम करें। उनको एक ढर्रे में ढल जाना चाहिए या उनको एक ढांचे में बंध जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भी अपनी विशिष्टता के साथ बड़े हुए हैं और ये विशिष्टता उनके क्रियाकलापों में भी दिखाई देती है, चाहे वो सीखना सिखाना हो या जीवन के अन्य क्रियाकलाप। तो हर बच्चा सीखने की अपार क्षमता के साथ पैदा होता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें उसके साथ में क्या करना है। तो आधारशिला की अगर मैं संक्षेप में आपको परिचय दूं, ये जो 3 मॉड्यूल है आधारशिला, जिसमें पहला है आधारशिला कक्षा 1 और 2 के बच्चों में बुनियादी या शुरुआती या जमीनी या कि उनकी फाउंडेशन, जिसको कहते हैं कि नींव को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया कदम है
हमारी फाउंडेशनल लर्निंग या आधारशिला की हस्त पुस्तिका, क्योंकि हम सभी को कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस कलंक तो नहीं कहूंगा, लेकिन इस गलत जो है वाकये से गुजरना ही पड़ता है कि हमें ये सुनने को मिल जाता है कि देखिए साहब कक्षा 6 में बच्चे पहुंच गए, कक्षा 1 की किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं, या कि कक्षा 5 में पहुंच गए, कक्षा 2 का जोड़ घटाना नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कदाचित ये बातें हमारे सुनने में आ जाती हैं। निश्चित तौर पर जिस बच्चे की बुनियाद कमजोर होगी, जिस बच्चे की नींव कमजोर होगी, जिस बच्चे की फाउंडेशन मजबूत नहीं होगी, वो आगे चल करके कमजोर सीखने वाले के तौर पर एक कमजोर लर्नर की तरह से वो आगे रहेगा, चलेगा। तो ऐसे बच्चों के साथ में हम क्या करें कि बच्चा बुनियादी स्तर पर ही, हम क्या करें कि बच्चा आरंभिक स्तर पर ही, अपनी नींव के स्तर पर ही भाषा में और गणित में, यानी कि हमारे जो दो ये विषय हैं, मुख्य विषय हैं भाषा और गणित, इसमें वो इतना माहिर हो जाए कि उसको आगे उसका सीखना सिखाना निर्बाध गति से चलता रहे और वो कहीं पर भी जाकर के इस पश्चाताप के साथ ना जिए कि वो इस कक्षा में आ गया लेकिन उसको इस कक्षा की चीजें पढ़नी नहीं आती, इस कक्षा की चीजें लिखनी नहीं आती। तो इसी सिद्धांत को, इसी बात को लेकर के महानिदेशक सर से चर्चा हुई और ये बात तय की गई कि कुछ ऐसा किया जाए कि कक्षा 1-2 के जो बच्चे हैं वो कक्षा 1-2 के हिंदी और कक्षा 1-2 के गणित की जो बुनियादी दक्षताएं हैं या कि जो कौशल हैं या कि जिनको हम कहें कि लर्निंग आउटकम है, उनको अचीव करते हुए या उनको हासिल करते हुए या उनको प्राप्त करते हुए आगे बढ़ें और आगे कहीं भी उनकी बुनियाद लड़खड़ाए ना, इस मजबूती के साथ आगे बढ़ें। तो इसको इस रूप में लेकर के आधारशिला हस्त पुस्तिका का प्रणयन किया गया, जो कक्षा 1 और 2 की बुनियादी दक्षताओं पर या कक्षा 1-2 के लर्निंग आउटकम पर फोकस्ड है। और इसमें जो शामिल है चीजें वो ये है कि कक्षा 1-2 की हमारी जो दक्षताएं हैं या कि हम कहें गणित में हमारी जो संक्रियाएं हैं, उन संक्रियाओं का मतलब, उन संक्रियाओं पर बुनियादी समझ, उन संक्रियाओं की अवधारणा और उन संक्रियाओं पर आधारित जो हमारे लर्निंग आउटकम है, उन्हें हम कक्षा में कैसे बेहतर तरीके से हासिल कर सकते हैं, बच्चे की विशिष्टताओं का सम्मान करके, बच्चे की विशिष्टताओं का आदर करके। अब मैं संक्षेप में अगर उसके बारे में फाउंडेशन लर्निंग के उसके ध्यानाकर्षण के बारे में बताऊं तो ध्यानाकर्षण जैसा कि उसके नाम में ही निहित है कि ध्यान आकृष्ट करना, किनकी तरफ, ऐसे बच्चों की तरफ। हम किसी बच्चे को, हम इस सिद्धांत के साथ चले हैं कि कोई बच्चा कमजोर या तेज या मंद बुद्धि नहीं होता। अगर हम अपवाद को छोड़ दें तो कि जिनको वैज्ञानिकों के या डॉक्टर्स के मुताबिक जिनमें कुछ ऐसे चीजें हैं कि जो एक बहुत सामान्य रूप से जन्म लेने वाले बच्चे में नहीं होती, अगर उन अपवाद केसेस को छोड़ दिया जाए तो कोई भी बच्चा उस तरह का होता नहीं है जैसा हम कई बार उसको अपने सिद्धांतों में बता देते हैं। हाँ, ये जरूर होता है कि हर बच्चा जब विशिष्टता के साथ पैदा होता है तो विशिष्टता के साथ उसको सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं भी चाहिए होती हैं, जरूरी होती हैं। तो ध्यानाकर्षण में उन टेक्निक का वर्णन किया गया है, उन प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है, उन तरीकों पर चर्चा किया गया है, उन 18 टेक्निक पर चर्चा की गई है कि जिनको अगर हम ऐसे बच्चों के साथ में अप्लाई करें या लागू करें जो कक्षा में किन्हीं भी कारणों से अब कक्षा के शेष बच्चों के अपेक्षाकृत अपने पाठ्य बिंदुओं को समझ स्थापित नहीं कर पाए हैं या चीजों को नहीं सीख पाए हैं, तो अगर उनके साथ 18 टेक्निक जो उसमें निहित है, शामिल हैं, जब ध्यानाकर्षण पे आपसे चर्चा होगी तो उन 18 टेक्निक पर डिटेल भी की जाएगी कि वो 18 टेक्निक क्या है। इससे काम किया जाए तो वो बच्चे निश्चित तौर पर कक्षा के सभी बच्चों की तरह ग्रो करेंगे, सभी बच्चों की तरह सीखने सिखाने के अनुभवों में शामिल होंगे। तीसरा जो हमारा शिक्षण संग्रह है, शिक्षण संग्रह हमारा एक तरह से प्रोफेशनल डेवलपमेंट का हमारा की हस्त पुस्तिका है। कई बार हम शिक्षक साथियों को, हम सबको अपने काम के दौरान किन्हीं जानकारियों की आवश्यकता होती है, किसी सार संग्रह की आवश्यकता होती है, किन्हीं रिसोर्सेज की, किन्हीं संदर्भ साहित्य की जरूरत होती है, लेकिन वक्त के साथ में हमें वो चीजें हासिल नहीं हो पाती और हमारी जो जिज्ञासाएं हैं वो जिज्ञासाओं की तरह रह जाती हैं। शिक्षण संग्रह एक ऐसी हस्त पुस्तिका है जिसमें ऐसे तमाम बुनियादी जानकारियां दी गई हैं जो किसी टीचर को एज ए टीचर प्रोफेशनली डेवलप करने के लिए जरूरी है।
यानी हमें अपने प्रोफेशन में, हमें अपने जिस काम से हम जुड़े हैं उस काम में महारत हासिल करने के लिए हमें जिन जिन बुनियादी जानकारियों की आवश्यकता है वो एक किताब के रूप में, एक हस्तपुस्तिका के रूप में, शिक्षण हस्तपुस्तिका के रूप में आपको के लिए तैयार की गई है। उसका उद्देश्य यही है कि हम जिस भी तरह की हमारे मन में विचार आता है शिक्षण के दौरान, जो हमें कठिनाइयां अनुभूत होती हैं या कि जिन चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेना चाहते हैं कि जो हमें प्रोफेशनली ग्रो करें, प्रोफेशनली अपडेट करें, प्रोफेशनली वो हमारे भीतर कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, तो उन समस्त जानकारियों को एक जगह पर इकट्ठा करके आपको शिक्षण संग्रह के रूप में देने की कोशिश की गई है। तो ये तो इनका मोटा परिचय है। क्योंकि आज मुझे आधारशिला पर बात करना है, तो आधारशिला पर भी मैं आता हूँ कि आधारशिला हस्तपुस्तिका साथियों, जैसा कि मैंने कहा कि कक्षा 1 और 2 में भाषा और गणित की बुनियादी जो दक्षताएं हैं, आरंभिक जो दक्षताएं हैं, या कि उसकी जो संक्रियाएं हैं गणित की, या कि जो संबोध है, या कि जिनको हम आजकल की भाषा में कहें कि लर्निंग आउटकम है, वो बच्चे में पूरी तरह से पुख्ता तरीके से बच्चा उन्हें प्राप्त कर ले, बच्चे की संप्राप्ति उनमें 100% हो जाए। इसको हासिल करने के लिए कुछ जो सरल तरीके जो है वो आधारशिला हस्तपुस्तिका में सुझाए गए हैं। आधारशिला की प्लानिंग ये की गई थी कि क्योंकि ये कोरोना से पूर्व ये मॉड्यूल तैयार कराए गए, लेकिन वैश्विक आपदा अगर नहीं आई होती तो अप्रैल में जैसे ही हमारा सत्र प्रारंभ हो रहा था, तो अप्रैल यानी 1 अप्रैल से लेकर के हमारे जब ग्रीष्मावकाश तक जो 50 दिन की जो कार्यावधि है, हमारे 50 दिन के कार्य दिवस में हमारा आधारशिला का यानी फाउंडेशन लर्निंग का शिविर संचालित किया जाना था, प्रस्तावित था, जिसमें कक्षा 1 और 2 के बच्चों के साथ भाषा और गणित के 1-1, 2-2 घंटे का कुछ इस तरह की समय सारणी तैयार करके उन लर्निंग आउटकम्स के साथ में क्रियाकलापों को संचालित संपादित करने की बात थी कि उनसे गुजरते हुए, उनसे होते हुए, उन क्रियाकलापों का हिस्सा होते हुए बच्चे स्वाभाविक रूप से जब जुलाई में आए तो फिर वो पाठ्य पुस्तक में, कार्य पुस्तिका में जो भी चीजें हैं उसको बहुत ही कुशलता के साथ में करते चलें। जहां पर उन्हें पढ़ना है वहां पर पढ़ के बाकायदा प्रवाह के साथ पढ़ना उनका प्रारंभ हो जाए। जहां उन्हें लिख करके अपने आप को व्यक्त करना है वहां उनके लिखने का कौशल ठीक प्रकार से वो अपने को व्यक्त कर पाए। जहां उन्हें संवाद के जरिए अपनी बात को अभिव्यक्त करना है, अपनी अभिव्यक्ति को दिखाना है, वहां वो अपने को अभिव्यक्त कर पाए। और जहां उनको सुनकर के कोई काम करना है, सुनकर के कोई प्रतिक्रिया देनी है, वहां पर वो सुन करके अपने बाकायदा उन कामों को करके दिखाएं। इसी तरह गणित में जो संख्या पूर्व की अवधारणाएं हैं, जो हमारे शुरुआती गणित है, आरंभिक गणित है, उससे संबंधित जोड़ना, घटाना, इस तरह की जो हमारी शुरुआती प्रारंभिक संक्रियाएं हैं, उसमें बच्चा इतना निपुण, इतना निष्णात हो जाए 50 दिनों में ही कि आगे हमारी जो पूरे वर्ष पर्यंत जो हमारा सीखना सिखाना चले वो उसी लय में, उसी तारतम्य में, उसी रोचकता के साथ में और उसी प्रकार के क्रियाकलापों के साथ में आगे बढ़ता रहे जो बच्चे ने 50 दिन में अपने शिक्षक के साथ में जो बच्चे ने जिन गतिविधियों को में हिस्सा लिया है, जिन गतिविधियों का भाग का वो पार्ट बना है। तो आधारशिला हस्तपुस्तिका बच्चे के आरंभिक स्तर के भाषा और गणित के में निपुण बनाने के लिए, दक्ष बनाने के लिए उसको तैयार की गई है। पहली बात ये। दूसरी बात, इसके 2 पार्ट हैं। मुख्यतः पार्ट तो इसमें 6 है। अगर आप इस हस्तपुस्तिका को देखेंगे तो इसके 6 हिस्से हैं, जिसके पहले हिस्से में फाउंडेशन लर्निंग की अवधारणा और आवश्यकता, यानी फाउंडेशन लर्निंग की अवधारणा क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है इसका और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तथा इस हस्तपुस्तिका का उपयोग किस प्रकार से किया जाए, इस पर बहुत सरल शब्दों में और बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। इसके अंतर्गत जो 50 दिन का जो हमारा फाउंडेशन लर्निंग शिविर का है, उसकी समय सारणी क्या है, किस प्रकार से उसका साप्ताहिक विभाजन है, तथा गतिविधि आधारित शिक्षण करते हुए विभिन्न क्रियाकलापों के साथ लर्निंग आउटकम्स को हम कैसे हासिल करते चलेंगे, पहले भाग में इस पर विस्तार से बात की गई है। दूसरा जो भाग है वो आरंभिक स्तर पर भाषा विकास से संबंधित है, यानी बच्चे में आरंभिक स्तर पर भाषा विकास कैसे होता है, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, भाषा की जो मुख्य दक्षताएं हैं वो कौन सी हैं, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना जिसको हम कहते हैं, वो क्या है, उनका समुचित विकास करने के लिए बच्चे के अनुभवों का हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, किस किस प्रकार की गतिविधियां कर सकते हैं, इस पर चर्चा है। इसी प्रकार जो अध्याय 3 है, अध्याय 3 गणित पर आधारित है, यानी आरंभिक स्तर पर जो गणितीय दक्षताओं का विकास कैसे किया जाता है, गणित की जो अवधारणाएं हैं बच्चे में उनको सरलतम तरीके से
ठोस वस्तुओं के उसके अनुभव की चीजों के प्रयोग के द्वारा जो गणित की जो आरंभिक अवधारणाएं हैं, शुरुआती जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बच्चे में किस प्रकार से क्लियर किए जा सकते हैं, इस पर हमारे भाग 3 में चर्चा की गई है हस्त पुस्तिका के। भाग जो 4 है वो उसको जो सोच की यानी उच्च मानसिक कौशल की जो गतिविधियां हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, भाषा में भी गणित में भी, और इसमें परिवेशीय अध्ययन को भी शामिल करने की कोशिश की गई है। यानी हम विषयों में अगर आगे जाते हैं तो हमारी गतिविधियां सामान्य गतिविधियों से उच्च मानसिक कौशल की गतिविधियां कैसे बन जाती हैं, इस पर चर्चा की गई है। आधारशिला हस्त पुस्तिका का जो भाग 5 है वो आकलन पर आधारित है, जिसमें भाषा और गणित के आकलन और मूल्यांकन तथा व्यक्तिगत और सामूहिक रिकॉर्ड के तरीकों पर चर्चा की गई है। यानी जो बच्चे हैं उनके व्यक्तिगत और उनके सामूहिक जो रिकॉर्ड है वो किस प्रकार से रखने हैं, आकलन किसे कहते हैं, मूल्यांकन किसे कहते हैं। मूल्यांकन क्योंकि एक सावधिक प्रणाली है, लेकिन आकलन कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है जो हमारे सीखने सिखाने के साथ लगातार चलता रहता है। तो इन दोनों शब्दों में फर्क क्या है, इसको उसमें बहुत सरलता से परिभाषित किया गया है। इसी तरह जो भाग 6 है जो परिशिष्ट है इस हस्त पुस्तिका का, उसमें शिक्षक प्रदर्शन एवं आकलन और उसमें सुधार, शैक्षिक बदलाव और स्व विकास की योजना, स्वयं की शिक्षक संदर्शिका तथा फाउंडेशन लर्निंग शिविर से संबंधित जरूरी जानकारियों का समावेश किया गया है। यानी छठे भाग में आप अपने प्रदर्शन में कैसे निरंतरता के साथ सुधार ला सकते हैं, इस पर चर्चा की गई है। तो ये तो मैंने बात की ये आपसे इस बारे में कि इस हस्त पुस्तिका में 6 भाग है, तो इन 6 भागों में क्या क्या चीजें हैं। अब मैं उसके भाग 2 पे आता हूँ, यानी कि जो भाषा पर है, यानी कि बच्चे में आरंभिक स्तर पर भाषा का विकास कैसे होता है, भाषा क्यों जरूरी है, भाषा बच्चे कैसे सीखते हैं, और भाषा शिक्षण के जो लक्ष्य हैं वो लर्निंग आउटकम में किस प्रकार से डिफाइन किए गए हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि भाषा अगर हम कहा जाए कि अभिव्यक्ति का माध्यम है, विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, लेकिन अगर हम अभिव्यक्ति विचारों के आदान प्रदान के माध्यम से इसे और थोड़ा आगे ले जा करके सोचते हैं, तो जैसे मान लीजिए अभी मैं जहाँ पे बैठा हूँ, अभी मैं पेड़ के नीचे बैठा हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है और लाइट आ नहीं रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि रात तक या कल सुबह तक बारिश होगी। तो यानी मैं इस मौसम को देख करके और पूरे वातावरण को देख करके एक अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये अनुमान मैं भाषा में ही लगा रहा हूँ। तो भाषा यानी हमारा अनुमान लगाने का भी काम करती है। भाषा हमारे जीवन में भविष्यवाणी का भी काम करती है। भाषा हमारे जीवन में विभिन्न परिस्थितियों में संवाद का काम करती है। किस परिस्थिति में हमें किस तरह का संवाद स्थापित करना है, हमें ये तमीज भी भाषा ही सिखाती है। हम कभी भी किसी के खुशी के समय पर दुख की बातें नहीं करते, क्योंकि हमें ये एहसास होता है कि हाँ, खुशी के मौके पर किसी का दिल तोड़ने वाली बात नहीं किया करते। तो इस अध्याय में भाषा की जो 4 दक्षताएं हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इनको किस पैटर्न के साथ डिफाइन किया गया है वो पैटर्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे अगर हम शुरुआत में आते हैं सुनने की दक्षता पर, तो सुनने की दक्षता को डिफाइन किया गया है कि सुनना केवल सुन लेना भर नहीं है, बल्कि सुनना कब होता है, जब सुन करके उसे समझा जाता है। यानी सुनी गई बात जब हमारी समझ में आ गई होती है तो उसे सुनना कहा जाता है। जैसे कि अगर मैं आपके सामने अभी कहूँ शब्द जलाला, अगर मैंने जलाला शब्द कहा तो आपने इसको सुना, या कि मैं आपके सामने शब्द कहूँ कड़ाकू, तो आपने कड़ाकू शब्द तो सुना, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा। तो जब तक भाषा में सुनकर के कोई चीज समझ में नहीं आती, तब तक उसको सुनना नहीं कहा जाता। और सुनना यही नहीं रुक जाता, जब तक आप उसको सुन करके समझ करके अनुक्रिया नहीं देने लगते। यानी कि आपसे जो बात कही गई है, अगर वो कुछ काम करने के लिए कहा गया है, आपने सुना। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि आप लोग कृपया सभी जहाँ जहाँ पर बैठे हैं अपनी जगह से खड़े हो जाएं, तो अगर आपने मेरी इस बात को सुन करके समझा और समझ करके अपनी जगह पर खड़े हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि आप में सुनने का कौशल अच्छी तरह से विकसित हो गया है, क्योंकि आपने सुना भी है, सुन करके समझा भी है और समझ करके उस पर अनुक्रिया भी दी है। एक बात मैं अपने सभी साथियों को शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि ये दुनिया भर पे जो भाषा पे काम करने वाले लोग हैं उन्होंने कहा है इस बात को, और हमारे अपने देश के भी जो प्रख्यात शिक्षाविद हैं प्रोफेसर कृष्ण कुमार जी, उन्होंने भी इस बात को बहुत महत्व के साथ में और बड़े
दावे के साथ में कहा है कि हम लोगों के जीवन में सबसे ज्यादा जिस भाषा की दक्षता पर काम होता है वो हमारी सुनने की दक्षता होती है, क्योंकि हम अपने जीवन के ज्यादातर अधिकांशतः जो कार्य व्यापार है, अधिकांशतः जो कार्य हैं पूरे जीवन में, वो सुनकर समझकर उन पर अनुक्रिया देकर के ही करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अभी अपने मित्र आलोक जी की ही चर्चा करूं। आलोक जी अगर अभी अपने किसी साथी को बुलाते हैं जो इनके ऑफिस में हो और उससे कहते हैं कि ये काम होना है, ये काम होना है, ये काम होना है, ये काम होना है, और ये 10 काम उनको बताते हैं, तो जरूरी नहीं कि जो साथी आए उनके हाथ में हर समय कलम पेन हो या ये जिस गति से बता रहे हो उसको वो उतनी तत्परता से तेजी से नोट कर पा रहे हो। लेकिन अगर उनमें सुनने की दक्षता का पर्याप्त विकास हुआ होगा तो वो उनको सुन करके समझ करके एक सुव्यवस्थित क्रम से अपने दिमाग में स्थापित करते जाएंगे, क्रमबद्धता के साथ में दिमाग में बैठाते चले जाएंगे, और जब इनकी बात यानी जब आलोक जी की बात समाप्त हो चुकी होगी तो उस पूरी बात को जो उन्होंने अपने दिमाग में सुव्यवस्थित क्रम में समझ के साथ में बैठाई है, स्थापित की है, वो उसके अनुसार काम करना प्रारंभ कर देंगे। ये ठीक वैसे ही है कि जब हम बाजार के लिए निकलते हैं और हमसे घर में कोई कहता है कि बाजार से ये चीज लानी है, 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 तो हम हर चीज नोट करके नहीं ले जाते। हम अपने दिमाग में इस रूप में उसको बैठाते हैं कि ये चीज लानी भी है तो पहले कौन सी चीज, उसके बाद कौन सी चीज, उसके बाद कौन सी चीज, यानी कि हम स्थान समय दूरियां भी अपने दिमाग में निर्धारित करते चलते हैं और उसको करते जाते हैं। तो ये भाषा का कौशल होता है। तो भाषा कई बार सुन करके सुनने में सुन करके अनुक्रिया देना ही सुनने की समझ होती है, सुन करके बोलना नहीं। कहीं पर हाँ, कहीं पर हमें जहाँ पर संवाद स्थापित करना होता है वहां सुनने के साथ बोलना भी निहित हो जाता है, जहाँ हमें किसी की बात को समझ करके उस पर मौखिक रूप से अपना उत्तर देना होता है, जवाब देना होता है। तो शुरुआती स्तर पर बच्चों में जिसको हम कहते हैं कि ध्वनियों में अंतर और सुनने के कौशल को बहुत बारीकी के साथ विकसित करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बच्चा सुनकर के ही ये तय कर पाता है कि ये घंटी की आवाज है, ये ढोल की आवाज है, ये बांसुरी की आवाज है, ये बादल गरजने की आवाज है, ये भैंस की आवाज है, ये चिड़िया की आवाज है, ये गाय की आवाज है, ये कुत्ता बोल रहा है। ये वो क्यों कर पाता है? क्योंकि उसने ध्वनि की समझ, ध्वनि के अंतर को बेहतर तरीके से समझा है और उन अंतर को समझ करके वो उस अंतर को कर भी पाता है। तो ये जो ध्वनियों में अंतर के बहुत सारे क्रियाकलाप कक्षाओं में करने की बात होती है कि बच्चों के बीच में किए जाने चाहिए, वो इसलिए करना होता है क्योंकि आगे चल के उसे जो वर्ण सीखने होते हैं, वर्णों के भी अपनी ध्वनियों में अंतर होता है। अगर वो वर्णों की ध्वनियों के अंतर को समझ पाता है तो वो अच्छे से आगे पढ़ने के और लिखने के क्रियाकलापों में संलग्न रह पाता है। अगर वो ध्वनियों को ठीक से अंतर कर पाएगा तो वो आपका बोला हुआ इमला भी ठीक लिखेगा, वरना वो आपके द्वारा बोली गई चीजों को आप कुछ बोलेंगे वो लिखेगा कुछ, अगर वो ध्वनियों का अंतर नहीं कर पाता। क्योंकि बहुत सारे शब्द उच्चारण से ही, बहुत सारे वर्ण एक जैसे उच्चारण के होते हैं, बहुत सारे शब्द एक जैसे उच्चारण के होते हैं, लेकिन अगर उनके अंतर को वो समझता है बच्चा या कोई भी अगर अंतर को समझता है तो उसका पढ़ना और लिखना आगे बेहतर तरीके से होगा। तो हमारी इन आधारशिला हस्त पुस्तिका में इसको बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है कि इन दक्षताओं का मतलब क्या है। सुनना है तो सुनने का मतलब क्या है, हम कब माने कि बच्चे में सुनने का कौशल आ गया। इसी तरह हम कब माने कि बच्चे में बोलने का कौशल आ गया। निश्चित सी बात है कि हम कुछ भी बोलने को बोलना नहीं कह सकते, हम तर्कहीन बोलने को बोलना नहीं कह सकते, हम कुतर्क करने को बोलना नहीं कह सकते। हम किसी भी चल रही बातचीत के बीच में प्रभाव के साथ, प्रवाह के साथ, तारतम्य के साथ, तर्क के साथ, अपने चिंतन के साथ और एक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जब कोई बोलता है तो हम उसको बोलना कहते हैं, उसको हम बोलने का कौशल कहते हैं। तो बच्चे में हम कब माने कि बोलने का कौशल हो गया, इसी तरह हम कब माने कि बच्चे में पढ़ने का कौशल आ गया, पढ़ना क्या है, इसी तरह हम कब माने कि बच्चे में लिखने का कौशल आ गया और लिखना है क्या। इन चीजों को बहुत सरलता के साथ आधारशिला में डिफाइन किया गया है। इसके बाद इनसे संबंधित हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या है, यानी कक्षा 1 और 2 में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना से संबंधित हमारे कौन कौन से लर्निंग आउटकम है या हमारे कौन कौन से पाठ्यक्रम बिंदु है जिनको हमें बच्चे में, जिनमें हमें बच्चे को महारत पैदा करनी है, उनको बताया गया है। उनको बताने के साथ साथ एक लर्निंग आउटकम के साथ, जिन्होंने भी साथियों ने आधारशिला को देखा होगा तो आप बहुत अच्छे से पाएंगे कि एक एक लर्निंग आउटकम को हासिल करने के लिए कक्षा में किस किस प्रकार की गतिविधियां, सरल गतिविधियां, किस किस प्रकार की सरल सामग्री के साथ
एक एक लर्निंग आउटकम के लिए 5-5, 7-7 गतिविधियों की सूची इसलिए ही दी गई है कि आप ये करके ये करके ये करके ये करके ये करके ये करके इस विषय के बच्चे को इस लर्निंग आउटकम में आप दक्ष बनाएंगे। क्यों? बहुत सारे वैविध्यता के साथ में हमने गतिविधियों की सूची इसलिए दी गई है इनके इस पुस्तिका में, क्योंकि हम मानते हैं कि हर बच्चा विशिष्ट होता है, हर बच्चे के सीखने की प्रणालियां विशिष्ट होती हैं, इसलिए सारे बच्चे एक ही प्रणाली से नहीं सीखते। हाँ, अगर हम उनके सामने विविधतापूर्ण अनुभव रखते हैं तो जरूर बच्चों को किसी ना किसी अनुभव से गुजरकर उनका सीखना हो जाता है, उनकी लर्निंग हो जाती है। तो इस पर यानी कि बहुत सरलता के साथ इन बिंदुओं पर चर्चा की गई है। यानी हमने आधारशिला में, बुनियादी शिक्षण में भाषा की बुनियादी दक्षताएं क्या है, उनका मतलब क्या है, हम कब माने, यानी हमारी समझ को पुख्ता करने के लिए कि हम कब माने कि वो दक्षताएं बच्चे में आ गई हैं। फिर उन दक्षताओं से संबंधित हमारे अपने लर्निंग आउटकम क्या है, उन लर्निंग आउटकम को बच्चों में हासिल करने के लिए हमारी सहायक सामग्री क्या हो सकती है, हमारे आईसीटी मटेरियल क्या हो सकते हैं, हमारी पाठ्य पुस्तकें उसमें किस प्रकार से भूमिका निभाएंगी, हमारी कार्य पुस्तिकाएं किस प्रकार से भूमिका निभाएंगी, तथा इनके साथ साथ हमारे अपने परिवेशीय संसाधन या गतिविधियां उसमें किस प्रकार से रोल, किस प्रकार से उनकी क्या भूमिका रहेगी, उसको बहुत स्पष्टता के साथ में और एक्शनेबल फॉर्म में लिखा गया है। इन हस्त पुस्तिकाओं को साथियों आप जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि हमने सिद्धांतों से बचने की कोशिश की है, क्योंकि शिक्षा का जो बहुत सारा जो स्थिति खराब की है वो सिद्धांतों ने भी की है। सिद्धांत उलझाते जरूर हैं, लेकिन हमें व्यावहारिकता की दुनिया में उनको लागू कैसे करना है वो नहीं बताते, उसका हमें इशारा नहीं देते। जैसे मैं एक सिद्धांत के साथ आपसे उदाहरण के साथ बात करूं, जैसे एक सिद्धांत है कि कक्षा में बच्चे को बोलने की आजादी देनी चाहिए। एक सिद्धांत है जिससे सब सहमत हैं, आप भी सहमत हैं, मैं भी सहमत होगा, लेकिन सिद्धांत वाले ने सिद्धांत बना करके छोड़ दिया कि कक्षा में बच्चे को बोलने की आजादी देनी चाहिए। लेकिन अगर मैं एक शिक्षक हूं तो शिक्षक के तौर पर मुझे इसमें दो बातें सोचनी होंगी। एक तो ये कि कक्षा में बोलने की आजादी क्या है, क्या कक्षा में कुछ भी आलतू फालतू अनाप शनाप बोलते रहना बोलना है, या कक्षा में बोलने की आजादी का मतलब कुछ अलग तरह से परिभाषित करने की जरूरत है। फिर अगर मैं आजादी को परिभाषित कर लेता हूं कि कक्षा में बोलने का मतलब ये है कि बच्चा पूछे गए प्रश्नों के बहुत सरलता के साथ में और बहुत आत्मविश्वास के साथ उत्तर देता है, बच्चा अपने अनुभवों पर बात कर लेता है, बच्चा अपने देखे गए चित्रों पर बात कर लेता है, बच्चा अपने देखे गए मेले पर बात कर लेता है, बच्चा सुनी गई कहानियां सुना लेता है, बच्चा सुनी गई कविताएं सुना लेता है, बच्चा अपने मनाए गए त्योहार के बारे में बता लेता है, बच्चा अपने पशु पक्षियों के बारे में बात कर लेता है, बच्चा अपने आसपास के व्यवसाय के बारे में बात कर लेता है। तो अगर मैं इस तरह से परिभाषित कर लेता हूं कि बोलने का मतलब ये है, तब फिर मेरे सामने अगली बात ये होती है कि अगर बोलने का मतलब ये है तो इस मतलब के अनुसार मुझे एक शिक्षक के तौर पर कक्षा में किस तरह के अनुभव रचने की आवश्यकता है, यानी क्या करने की आवश्यकता है। जाहिर सी बात है कि अगर मैं किसी परिचित परिवेशीय वस्तु पर बोलने की बात कर रहा हूं तो मुझे परिचित परिवेशीय वस्तुएं अपनी कक्षा में बहुत सारी होती हैं, उन पर बच्चों से बोलने के अनुभव रचने होंगे, मुझे उन चीजों पर बात करनी होगी। ये चीजें बच्चे का बस्ता भी हो सकती है, ये चीज बच्चे की कॉपी भी हो सकती है, ये चीज मेरा मेज भी हो सकता है, ये चीज शामपट भी हो सकती है, ये चीज छत भी हो सकती है, ये चीज छत में लटका पंखा भी हो सकता है, ये चीज बच्चे की खिड़की से बाहर झांकता हुआ कोई पौधा भी हो सकता है, ये कोई स्कूल के परिसर में टहल रहा कोई पशु पक्षी भी हो सकता है, ये बच्चे के हाल के ही दिनों में मनाए गए त्योहार भी हो सकता है, ये बच्चे की ग्रीष्मावकाश में अपनी माँ के, नानी के, दादी के, जहां जहां भी वो गया होगा उसके द्वारा की गई यात्राओं का वर्णन भी हो सकता है। यानी हम बच्चे की जो परिवेशीय समृद्धि है, बच्चे का जो समृद्ध परिवेश है, हम ये कहते हैं कि कॉन्वेंट वाले बच्चे ऐसे और कॉन्वेंट वाले बच्चे ऐसे, लेकिन मैं बहुत दावे के साथ साथियों आज इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूँ कि भाषा के दृष्टिकोण से, भाषा ही नहीं किसी भी विषय के सीखने सिखाने के दृष्टिकोण से जितना रिच एनवायरनमेंट, जितना समृद्ध परिवेश हमारे स्कूल में आने वाले बच्चों को मिलता है वो शहर में रहने वाले बच्चे को कदापि नहीं मिल पाता। जितने तरह के जीवन अनुभवों से, जितने तरह के जीवन के पैटर्न से हमारा गांव में आने वाला बच्चा गुजरता है, वो क्या क्या चीजें अपने सामने से होती देखता रहता है। वो फसलों को बीज से लेकर के पौधा बनने तक, पौधे से पकने तक और पकने से पुनः बीज के रूप में आते हुए देखता है। वो विभिन्न प्रकार के मेले ठेले त्योहारों को अपने आसपास मनते हुए देखता है। वो
तमाम पशु पक्षियों को अपने आसपास देखता है, वो नदियों को जानता है, वो तालाब में जानवरों के सहारे तैरने की कला में निपुण होता है। तो उसके जो अनुभव है, उन अनुभवों पर बातचीत करना, उन अनुभवों को सुनना, उन अनुभवों को सीखने सिखाने का जरिया बनाना, और इसको हम कैसे बना सकते हैं, कैसे गतिविधियों का रूप दे सकते हैं, इसको बहुत ही सरल, सुगम और सहज तरीके से आधारशिला में दिया गया है। तो आधारशिला में हमने सिद्धांतों पर बात नहीं की, बल्कि आधारशिला में हमने उन सहज, समृद्ध, परिवेशीय तरीकों पर बातचीत की है, जिसे बच्चा बहुत आसानी से, बहुत रुचि के साथ कर सकता है। और आप भी, यानी हमारे शिक्षक साथी भी, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी खटराक के, बिना किसी खुरपेच के बहुत आसानी के साथ अपनी कक्षा में लागू कर सकते हैं। तो मैं, क्योंकि हमारे एक और आज वक्ता साथी हैं जिनको गणित के बारे में डॉक्टर अंबिकेश जी को बात रखनी है, तो मैं सिर्फ ये बात कह करके अपने साथियों से अभी अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा सभी साथियों से कि हम एक बहुत समृद्ध बच्चे के साथ काम करते हैं। हमें उस बच्चे की समृद्धता का पता लगा करके उसकी समृद्धि को उसकी भाषा सीखने का औजार बनाने की आवश्यकता है, उसकी भाषा सीखने का हथियार बनाने की आवश्यकता है, और हम ऐसा कर पाएंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि आप जैसे नवाचारी, आप जैसे इनोवेटिव, आप जैसे ऊर्जावान शिक्षक साथी ऐसा कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर अंबिकेश जी अभी बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक मिनट, अंबिकेश जी सर अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो तब तक आप कंटिन्यू रखिए 5 मिनट और सर। 5 मिनट ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जी जी जी, मैं कंटिन्यू रखता हूं। अभी पढ़ना और लिखना बाकी है। ठीक है, तो देखिए, अभी हमारे मित्र ने कहा कि पढ़ना और लिखना बाकी है, तो देखिए पढ़ना क्या है और लिखना क्या है। लिखने और बोलने का पहले कनेक्शन मैं आप लोगों से साझा करना चाहूंगा कि देखिए, लिखने बोलने का कनेक्शन कुछ ऐसा रुचिपूर्ण कनेक्शन है कि बच्चा पहली बार विस्मय से भर जाता है कि जब वो अपने नाम को लिखता है। कोई भी बच्चा, आप भी जब बच्चे रहे होंगे, मैं भी जब बच्चा रहा होगा, हम सभी जब बच्चे रहे होंगे, और हमने जब पहली बार अपने नाम को अपने हाथों से भले ही आड़े टेढ़े तरीके से लिखा हो, चाहे जमीन पे बालू में लिखा हो, चाहे हमने उसको खड़िया से लिखा हो, चाहे तख्ती पे उससे लिखा हो, चाहे स्लेट पे लिखा हो, यानी जहां पर भी हमने लिखा होगा, तो वो हमारे जो पहला सफलता का एहसास हमारे अपने नाम को लिखने का हुआ था, वो हम सभी उससे भली बातें वाकिफ होंगे। तो यहाँ पर यानी कि जब बच्चा अपना नाम लिख रहा है तो होता है, तो उसे एक अजब और एक अद्भुत कनेक्शन पता चलता है। और ये एक बहुत सामान्य घटना नहीं होती है, एक बहुत ही विशिष्ट घटना होती है बच्चे के जीवन में, जब वो ये समझता है कि जो बोलते हैं, यानी मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखा भी जा सकता है, उसको मैं लिख भी सकता हूँ, यानी मैं मेरी जो भी बातें हैं वो लिखी जा सकती है, मैं उनको लिख सकता हूँ। इसलिए कई बार ये कहा जाता है कि बच्चों से बात करते चले शिक्षक, और उसको ब्लैक बोर्ड पे शुरुआती दिनों में अपने हाथों से लिखते चले, फिर बुलवाएं, फिर बच्चे से पढ़वाएं कि देखो तुमने ये बोला और ये यहाँ लिखा गया। तो वो बोलने और लिखने के बीच तालमेल बैठाने वाली क्रिया हो रही होती है, यानी बच्चा वहां जान पाता है कि जो बोला जा रहा है उसको लिखा भी जाता है, वो लिखने वाली चीज है। इसके अलावा जो वो किताब में पढ़ता है, यानी जो वो बोलता है, जो बोली जाने वाली चीज है, वो कहीं ना कहीं छपी हुई जो चीज है वो वही है जिसको वो बोलता भी है। तो वो इस कनेक्शन से भी जब जुड़ता है, तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इस पर लोग अलग अलग तरीकों से बात हम करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इस बात को बड़े पुख्ता आधार के साथ कहते हैं कि चारों क्रियाएं एक साथ चलती रहती हैं। खासतौर पर तब भी जब बच्चा जो इनकी जो तकनीकी शब्दावलियां हैं इससे परिचित नहीं होता, क्योंकि आपने देखा होगा, हम सभी ने देखा है, हम अपने बच्चों को भी देखते हैं, हमने अपना बचपन भी देखा है, अपने भाई बहनों का भी बचपन देखा है कि जब बहुत छोटा भी बच्चा हो रहा होता है तो वो कुछ ना कुछ टूटे फूटे शब्द बोल रहा होता है। वो जब घुटनों के बल चलता है और थोड़ा थोड़ा बैठना सीखता है, तो वो बैठे बैठे कुछ ना कुछ जहाँ बैठता है वहां कुछ ना कुछ लकीरें खींच रहा होता है, और उसके साथ कुछ ना कुछ खास तरह की ध्वनियां कर रहा होता है। दरअसल वो सब उसका ऐसी इबारत होती है, वो सब उसका ऐसी भाषा होती है कि जिसको हम लोग समझ नहीं पाते, लेकिन वो अपने आप में पूरी घटना होती है, अपने आप में वो पूरी कहानी होती है, अपने आप में पूरी दृश्य होती है। बच्चा और इन दृश्यों, इन कहानी, इन घटनाओं से ही उसका उन पगडंडियों की तरफ चलना प्रारंभ होता है, जिसको हम लिखने की शुरुआत कहते हैं, जिसको हम पढ़ने की शुरुआत कहते हैं।
तो क्योंकि ये बच्चे के जीवन से जुड़ी चीज है, ये जटिल कब होती है? ये जटिल तब होती है कि जब हम इसे जटिल तरीकों से या जटिल प्रक्रियाओं से होकर के गुजारने लगते हैं। शिक्षा में एक और सिद्धांत की बात आई हुई है, क्योंकि बात सिद्धांत की चल रही थी कि शिक्षा की जब परिभाषा पर हम बात करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैम भी थी, वो बात कर रही थी शिक्षा को लेकर के ही, कि शिक्षा की एक परिभाषा ये है कि अंतर्निहित शक्तियों का प्रकाशन शिक्षा है। अगर हम इस परिभाषा के ही उसमें जाएं, इसके गहराई में जाएं तो सीधी सी बात है कि बच्चे में अंतर्निहित है सब कुछ, ऐसा शिक्षा शास्त्री मानते हैं। अगर अंतर्निहित है सब कुछ तो हम क्या करते हैं, हम लोगों का काम क्या है? तो यहाँ पर ये बताने की आवश्यकता है कि बच्चे में जो भी कुछ अंतर्निहित है वो कुछ इस तरह से होता है कि वो ठीक उस कमरे के समान, जैसे मान लीजिए कोई कमरा रखा है और उस कमरे के भीतर बहुत सारा सामान है, लेकिन वो सब गड़बड़ तरीके से, अव्यवस्थित तरीके से भरा हुआ है या ठूसा हुआ है। शिक्षा क्या करती है? शिक्षा ठीक वैसा ही काम करती है जैसे कि हम उस ठसाठस भरे हुए, अक्रमबद्ध तरीके से भरे हुए कमरे को खोल करके उसमें से चीजों को तारतम्य के साथ, क्रमबद्धता के साथ स्थापित करते हैं, सुनियोजित तरीके से स्थापित करते हैं। तो वैसा ही काम शिक्षा भी करती है, यानी बच्चे के अनुभवों को, बच्चे की जानकारियों को, बच्चे के पास जो अंतर्निहित क्षमताएं हैं, बच्चा जिस अदम्य ऊर्जा के साथ हमारे बीच में आया है, उस अदम्य ऊर्जा के स्रोतों को निकालने के बाद उन्हें सुव्यवस्थित क्रम देना, जो कि बच्चे के स्तर के अनुसार है, बच्चे की कक्षा के अनुसार है, बच्चे की आयु के अनुसार है और बच्चे के अपने भार वहन करने की क्षमता के अनुसार है। उसको हम एक पाठ्यक्रम के रूप में नियोजित कर लेते हैं कि कक्षा 1 में ये, कक्षा 2 में ये, कक्षा 3 में ये, कक्षा 4 में, कक्षा 5 में ये। लर्निंग आउटकम यही है कि लर्निंग आउटकम में हमने उस विषयवार, उस फंसे हुए भरे हुए सामग्री को एक तारतम्य के साथ, एक क्रमबद्धता के साथ एक स्वरूप देने की कोशिश की है, हमारे अपने जो पाठ्यक्रमीय बिंदु है। जैसे मान लीजिए मैं एक लर्निंग आउटकम की बात करूं, एक लर्निंग आउटकम में कक्षा 1 में कि बच्चे परिवेशीय वस्तुओं या परिवेशीय चित्रों पर बात कर लेते हैं। तो अगर आप देखें कलरव क्लास 1 और कलरव क्लास 2, तो कलरव में भी आप पाएंगे कि पहला जो पाठ है, अगर हम प्रार्थना को छोड़ दें तो प्रार्थना के बाद जो पहला हमारा पाठ है वो चित्र आधारित पाठ है। शायद कक्षा 1 में बाग बगीचा है या पास पड़ोस है, कक्षा 1 में बाग बगीचा है तो कक्षा 2 में पास पड़ोस होगा। यानी कक्षाएं मैं थोड़ा सा अभी क्लियरली नहीं बता रहा हूँ, लेकिन है इनमें, इन पार्ट में से ही दोनों। तो क्या है कि वहां पर एक पूरा विस्तृत वर्णन है, पूरा एक विस्तृत चित्र है, एक पूरा एक दृश्य है, एक जीवन का, जिसको कहते हैं, जहाँ पर एक पूरा जीवन दिखाया गया है इस चित्र में, और ऑब्जेक्ट्स हैं, उन ऑब्जेक्ट्स के नीचे नाम लिखे गए हैं कि बंदर है, बंदर के नीचे बंदर लिखा है, आम के नीचे आम लिखा है। तो ये क्या है कि ये परिचित परिवेश है बच्चे का, और ये जो बात कही गई है कि इस परिचित परिवेश पर बच्चे से बात करनी है। तो शिक्षक के तौर पर हमारी क्या जिम्मेदारी हो जाती है इस लर्निंग आउटकम को लेकर के कि बच्चे परिचित परिवेशीय वस्तुओं और चित्रों पर बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि हम बच्चे के परिचित परिवेशीय चित्रों से उपलब्ध कराएं, बच्चे के पास तमाम परिचित परिवेशीय चित्रों को लेकर के आए, और दूसरी बात ये कि बच्चे के परिचित परिवेशीय चित्रों पर हम विस्तार से बातचीत करें, उसके अनुभव सुने। जैसे कि जो कक्षा कलरव की मैंने किताब की बात की कि भाई जो पेड़ पे बंदर बैठा है वो आम से क्या कह रहा होगा, या लड़की किधर को जा रही होगी, या पेड़ के नीचे बैठे 3 बच्चे आपस में क्या बातें कर रहे होंगे। आपने देखा होगा कि इसमें तर्क, चिंतन और कल्पना पर आधारित, हमने सीधा सीधा ऑब्जेक्ट पर का नाम पूछने भर की बात नहीं कही है कि ये क्या है, ये बंदर है, कि ये क्या है, कि ये क्या है, बल्कि उनके बीच में जो संभावित बातें हो रही होंगी, या उनके बीच में जो संभावित क्रियाकलाप हो रहे होंगे, या कि कुछ ऐसी चीजें जो तार्किक तौर पर वहां पर हो रही होंगी, उन पर बच्चों से बात करने की बात निर्देश के तौर पर ऐसे पाठों के साथ दी गई है। तो उसके पीछे उद्देश्य ये है कि बच्चा इन ऑब्जेक्ट को केवल पहचाने ही नहीं, बल्कि इन ऑब्जेक्ट के और बगल वाले ऑब्जेक्ट के बीच के संबंधों को पहचान करके उनके मध्य किस प्रकार की वार्तालाप हो रही होगी, उसको वो वार्तालाप करना सीखे, और उस चित्र के साथ वो शब्द को इमेज की तरह अपने दिमाग में बैठाना शुरू करे। क्योंकि पढ़ना एक इमेज होता है, पढ़ना अपने आप में कुछ नहीं है। पढ़ना क्या है कि पढ़ना एक इमेज को अपने दिमाग से एक इमेज की तरह उसको ले जाना और उसको बोल देना भर होता है। जैसे कि पाठकों के बारे में कहा जाता है, एक अच्छे पाठकों के बारे में, कि जो एक सामान्य पाठक होता है, बहुत सामान्य किस्म का, वो वाक्यों से पढ़ता है, यानी वाक्य पढ़ता है। कि जैसे गौरैया घर जा रही थी,
लेकिन जो थोड़ा अच्छी क्वालिटी का, थोड़ा उच्च श्रेणी का जो पाठक होता है वो एक पूरे पैराग्राफ को पढ़ता है। लेकिन जो उससे भी उच्च श्रेणी का जो पाठक होता है वो पूरे के पूरे पेज को एक बार में इमेज की तरह लेता है और उसको पढ़ लेता है। तो शब्द क्या है, शब्द हमारे दिमाग में या हमारे जहन में या हमारे मस्तिष्क में एक इमेज की तरह होते हैं, इसलिए चित्रों के साथ में शब्द को पढ़ने की बात होती है। और इसीलिए एक मैम भी एक सूत्र को बोल रही थी कि फ्रॉम ज्ञात से अज्ञात की ओर वो बात कर रही थी, और एक सिद्धांत है होल टू पार्ट, यानी समग्र से अंश की ओर। तो आप देखें कि अपनी कलरव 1 की जो पुस्तिका है, किताब है कलरव 1, तो उसमें जो शुरुआत है पढ़ने की वो कहाँ से होती है कि अनार के दाने लाल लाल, आम खाता मिट्ठू लाल, इमली खट्टी मीठे वेर, ईख के खेत में घुस गया शेर। यानी कि एक समग्र पाठ से, एक समग्र और सार्थक वाक्य से हम एक छोटे से अंश की तरफ आने की बात कर रहे हैं। यानी कि हम अनार के दाने लाल लाल कह करके पूरे एक सार्थक शब्द से छोटे आ की या कि आ की तरफ आने की बात करते हैं, क्योंकि आ अपने आप में एक कोई सार्थक वर्ण नहीं है, वो कुछ सार्थक शब्दों के साथ मिलकर के ही एक सार्थकता को प्राप्त करता है। तो बच्चा जिस चीज की इमेज बना सकता है, जिस चीज को अपने जहन में बैठा सकता है, जिस चीज को देख सकता है, उसके जरिए बच्चे को पढ़ने पढ़ाने की बात की जाती है। तो पढ़ने को लेकर के यही बात की जाती है कि बच्चे को, क्योंकि इमेज की तरह बच्चे चीजों को लेते हैं और एक वाक्य की तरह चीजों को लेते हैं और एक समग्रता से उनको अंश की तरफ ले जाने की आवश्यकता होती है, इसलिए हमारी पाठ्य पुस्तकें भी इसी थ्योरी पर, इसी सिद्धांत पर आधारित है। तो जैसे ही आप आधारशिला पर बात करेंगे, आधारशिला को पढ़ना प्रारंभ करेंगे, तो आपको ये अवधारणात्मक समझ, यानी पढ़ने को लेकर के, सुनने को लेकर के, बोलने को लेकर के और लिखने को लेकर के, यानी चारों दक्षताओं को लेकर के जो अवधारणात्मक समझ है उस पर बात होगी। अवधारणात्मक समझ के अलावा हम कब माने कि बच्चे में ये दक्षताओं का विकास हो गया है, कौन से इनसे संबंधित लर्निंग आउटकम है और हम उन्हें किन किन सरल तरीकों से बच्चों को हासिल कराने में योगदान दे सकते हैं, इस पर बहुत विस्तार से और बहुत सटीकता के साथ चर्चा की गई है। तो मैं मित्रों से यही कहूंगा कि आप एक बार इसको पढ़िए, और अगर फिर अभी समय हमें मित्र आलोक समय देंगे कभी फिर से, तो फिर आपसे रूबरू होंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः आप सभी का एक बार आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अम्बिकेश जी जुड़ गए हैं। जी, और अम्बिकेश जी बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रणाम जी, खुश रहिए अम्बिकेश जी, खुश रहिए, आनंद सर, खुश रहिए जी। तो अम्बिकेश जी का स्वागत है, और हमारे बहुत ही विद्वान साथी हैं अम्बिकेश जी, मैं आपका स्वागत करता हूं और आलोक जी से अनुमति चाहता हूं मित्र। एकदम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें इतना महत्वपूर्ण समय दिया और इतने बढ़िया तरीके से, इतने इजी तरीके से सारी चीजों को बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी मैं चाहूँ आपको बुलाऊं तो जरूर आप आए। बिल्कुल, फिर मिलोगे कभी, इस बात का वादा ले लो अभी। ठीक, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब का ही आशीर्वाद है कि हम लोग 2 शब्द बोल पा रहे हैं। प्रणाम सर। खुश रहिए अम्बिकेश जी, आप विद्वान व्यक्ति हैं, आप जारी रखिए, कंटिन्यू करिए। आशीर्वाद जी, धन्यवाद। अम्बिकेश जी स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार, आपका स्वागत है। और अब आप अपना जो है लेक्चर शुरू करिए, अपना जो है टॉपिक जो है शुरू करिए सर। थैंक यू सर। आज वास्तव में मैं अभी अम्बेडकर नगर से तुरंत ही निकल पाया हूँ। वेबिनार का एक सीरीज चल पड़ी है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा लेट से जुड़ने के लिए। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। बाराबंकी के पूरे ऊर्जावान विद्वान साथियों को नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे कि आधारशिला मॉड्यूल में गणितीय दक्षता विकास पर किस तरह काम किया गया है और एलिमेंट्री प्रारंभिक स्तर पर हम गणित को कैसे लें, कैसे रोचक बनाएं। वास्तव में गणित से रोचक कोई और विषय है ही नहीं। इस रोचकता इतनी है कि इसमें हर दिन एक नया टास्क, एक नया सिस्टमैटिक प्रोसेस। मैथमेटिक्स से ज्यादा सिस्टमैटिक तो मुझे कुछ नहीं लगता। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कोई वीडियो गेम खेल रहा होता है बच्चा और एक लेवल क्रॉस कर जाता है तो उसको उस लेवल में मजा नहीं आता। अगर उसने लेवल 4 क्रॉस कर लिया है तो वो लेवल 5 के लिए ट्राई करता है। तो मैथमेटिक्स इज जस्ट लाइक अ गेम, और बिल्कुल इसको गेम की तरह ही हमें लेना चाहिए। जिस बच्चे को स्थानीय मान की जानकारी हो गई
तो फिर वो स्थानीय मान निकालने में उसको मजा नहीं आता। वो सोचता है कि हमें कुछ नया टास्क मिले, एडिशन का कुछ मिल जाए, कुछ नया कॉन्सेप्ट मिले। यानी कि बच्चे में तर्क के साथ, प्रवाह के साथ, एक रचनात्मकता के साथ जो कल्पना का विकास होता है वो कहीं ना कहीं गणित के द्वारा ही हो पाता है। और गणित एक ऐसा रोचक विषय है जिससे हम प्रतिदिन, चाहे हमारे लाभ हानि का विषय हो, अभी एक छोटा सा बच्चा जो 5 साल का है, अगर उसके हाथ में 2 लड्डू हैं और आप उसमें से 2 लड्डू में से दोनों उसके हाथ से ले लीजिए तो रोने लगता है। तो बच्चे को बहुत सारी चीजें जो हम मान के चलते हैं कि बच्चा अपने परिवेश से, अपने घर से, अपने माता पिता के पास से बहुत सारी चीजें वो सीख के आता है जब भी वो हमारे कक्षा 1 में हमारे विद्यालय में प्रवेश करता है। तो गणितीय दक्षता विकास पे जब हम फोकस करें तो हमें सबसे पहले बच्चों ने जो सीखा है, वास्तव में हम बड़ों के साथ भी यही होता है कि हम जब हमसे कुछ सीखी हुई बात पूछी जाती है तो हमें भी आनंद आता है एक्सप्लेन करने में। सेम सिचुएशन बच्चे की है। हम करते क्या है, अपनी कक्षाओं में बच्चे के आते हैं उसको कॉपी दे करके और गिनती लिखवाना शुरू कर देते हैं। वास्तव में गिनती लिखवाने से पहले जरूरत इस बात की है कि बच्चे में उस ठोस वस्तुओं से जो समझ बनी है उस पर हम चर्चा करें। यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट द प्री नंबर कॉन्सेप्ट। वास्तव में जब बच्चा अपने कक्षा में आता है या विद्यालय में आता है तो आरंभिक स्तर पर बच्चे वास्तव में गणित सीखने का जो एक क्रम है, जब हम उस क्रम को डिस्टर्ब कर देते हैं तो कठिन हो जाता है गणित। गणित वास्तव में इतना आसान है कि बच्चे को ये तक पता होता है कि क्या ज्यादा है, क्या कम है, क्या हल्का है, क्या भारी है। यानी उसकी सभी ज्ञानेंद्रियां सक्रिय होती हैं और उन ज्ञानेंद्रियों की वजह से उन्हें वो सारे एस्पेक्ट पता होते हैं जिस पर हम शायद मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से आगे चर्चा करने वाले होते हैं। बच्चे को बड़ी ढेरी, छोटी ढेरी भी पता होती है कि कौन सी ढेरी बड़ी है, कौन सी छोटी है। बच्चे को कम ज्यादा की जानकारी, जैसा मैंने बताया, अगर बच्चे के हाथ से लड्डू छीन लीजिए तो रोने लगता है। या अगर एक लड्डू लिया है, 2 भाई हैं, एक भाई ने ज्यादा हिस्सा ले लिया लड्डू का तो भी छोटा वाला रोने लगता है, उसको पता चल जाता है कि आधा आधा नहीं हुआ है। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर हम बच्चों से संख्या पूर्व अवधारणा पर काम करें तो बच्चे को ये एहसास होगा कि सर जो बातें कर रहे हैं या मैम जो समझाने का प्रयास कर रही वो तो मैं पहले से जानता हूँ। और जो चीज बच्चा पहले से जानता है, जब उससे आप मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करेंगे तो बहुत ही आसानी से बच्चा गणित के सीखने में आगे बढ़ पाएगा। तो हम बच्चे आरंभिक स्तर पर गणित कैसे सीखें, उसके सीखने सिखाने का एक क्रम है जिसको हम लोग ELPS कहते हैं, जिसको आधारशिला में बहुत ही बेहतरीन ढंग से लिखा गया है। ELPS कुछ नहीं है, E फॉर एक्सपीरियंसेस, यानी E स्टैंड फॉर एक्सपीरियंस। बच्चे को का अनुभव, उसके अनुभव का प्रयोग अपनी कक्षा में आप कैसे लेंगे। बच्चे को ठोस वस्तुओं के सहारे, आप देखते होंगे जो बच्चा आता है तो उसको खेल खेल में कैसे सिखाया जाता है। बच्चे ठोस वस्तुओं के साथ अनुक्रिया अपने आप करना शुरू कर देते हैं। वो कंकड़ को इकट्ठा करना, ढेरी लगाना, एक एक क्रम से ज्यादा कम की स्थिति करना, या हल्के भारी का कॉन्सेप्ट, कौन सी चीज भारी है, कौन सी हल्की है, क्या दूर है, क्या पास है। यानी प्री नंबर कॉन्सेप्ट, यानी संख्या पूर्व